अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप, पूरे पार्टनरशिप में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिफरेंट मेथड्स। और अभी हम आपसे ये बिल्कुल डिस्कस करने के मूड में नहीं है कि व्हाट इज गुडविल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, नेचर ऑफ गुडविल। नो सर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। Directly I would move towards valuation of goodwill different methods। और गुडविल क्या है एक लाइन में समझ लीजिए बस। ये फर्म कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही जा रही है यहां। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का वो रेपुटेशन जिससे कि वो नॉर्मल फर्म से ज्यादा कमा रही है, सेम इन्वेस्टमेंट लगा के, तो वो जितना ज्यादा कमा रही है उसका अगर मॉनेटरी एक्सप्रेशन हम निकाल लें, वैल्यू कर लें किसी भी हाइपोथेसिस पे, तो वही फर्म का गुडविल है। गुडविल का मतलब हम लोग सामान्य अर्थ में लगाते क्या है? रेपुटेशन। आप बोलते हैं कि मेरा गुडविल बहुत अच्छा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे हमारी गुडविल बहुत बढ़िया है। आप बोलते हैं कि उस गधे की गुडविल खराब है, उसने अपना गुडविल खराब कर रखा है। बोलते हो या नहीं बोलते हो आप? तो देखो यहां भाई वो गुडविल का मतलब नहीं, वो रेपुटेशन का मतलब वहां पर सिर्फ ऐसा ही है, उसमें कोई मॉनेटरी एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन जब इसमें मॉनेटरी एक्सप्रेशन डाल दिया जाएगा तो ये फर्म के लिए अकाउंटिंग का एक मैटर बन जाएगा, और ये बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है। अगर आप एडमिशन में जाएंगे, चेंज इन पीएसआर में जाएंगे, रिटायरमेंट में जाएंगे, डेथ में जाएंगे, तो लगभग आने वाले सारे चैप्टर्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ने वाला है प्यारे दोस्तों। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अच्छे से समझने की जरूरत है। और आपको यहां पे बताया जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं और उसमें हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे हैं। देखिए, गेनिंग पार्टनर शैल पे अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज एन कंपनसेशन, एज अ कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। अब ये क्या बात लिख दिया गया भाई साहब कि गेनिंग पार्टनर शैल पे अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या मतलब है? कुछ बात हजम नहीं हुई सर। कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं इसको। पहले ये जानते हैं कि फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे, क्यों करते हैं, ये बात का मैटर है। एंट्री क्या करते हैं, ये बात का मैटर है। गेनिंग पार्टनर कौन होता है, ये बात का मैटर है। सैक्रिफाइसिंग कौन होता है, ये बात का मैटर है। लेकिन इतनी बात तो आपको समझनी ही होगी प्रभु, मालिक, माई बाप, ध्यान से सुनिए। क्या कि अगर आप एक फर्म में पार्टनर हैं और आप 50% शेयर ले रहे थे, किसी भी वजह से अब आप 40% लेंगे इन फ्यूचर, तो आप 10% सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपना प्रॉफिट शेयर। हाँ, आप तो त्याग रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो जब आप त्यागेंगे तो क्या वो समुद्र में चला जाएगा, हिंद महासागर में चला जाएगा वो 10%? कोई ना कोई तो लेगा। कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा आके? कोई पी से पार्टनर ही होगा वो लेगा। लेगा कि नहीं भैया बताओ? तो वो जब लेगा और आप दे रहे हो, यानी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो अगला क्या हुआ? यानी कि ये कब होता है? अब ऐसा सेक्रीफाइस और गेन का कहानी कब आएगा भाई साहब? सबसे पहला कहानी तो यहां ये है कि जब पार्टनर आपस में ही ये डिसाइड कर ले। दो पार्टनर थे, 50-50 होता था, 50-50 प्रॉफिट बांटते थे, आधा आधा, बराबर बराबर, जो आप बोलते हो समझते हो। लेकिन अब उन लोगों ने आपस में ये डिसीजन ले लिया है कि सर अब हम 60% लेंगे, आप 40% लेना। बोलो तैयार हो? क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तुम घर में सोए रहते हो, हमने मेहनत ज्यादा करनी होती है, हमें प्रॉफिट में ज्यादा शेयर दो, नहीं तो फिर फर्म को बंद करो, हटाओ। तुम कहते हो ठीक है भैया चलो, तुम 60 ही ले लियो, हम 40 ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तब तो हो गया ना। ये तो म्यूचुअल कंसेंट से ऐसा रेशियो चेंज हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप की जन्म होती है। म्यूचुअल अग्रीमेंट जो बन जाता है उसी बेसिस पे पार्टनरशिप की आधारशिला रखी जाती है।
तो रेशियो अगर डिसाइड होता है तो ये तो म्यूचुअल कंसेंट से ही रेशियो डिसाइड होता है। कोई 2 लेगा तो कोई 1 लेगा तो कोई 1 लेगा तो कोई आधा, ऐसा तो डिसीजन कब होता है? आपसी सहमति से ही होता है। तो ये आम सहमति से, आपसी सहमति से रेशियो चेंज भी हो सकता है, और जब रेशियो चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नया रेशियो बनेगा, बात को समझिए, तो जाहिर है कि एक बंदा कोई सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा कोई गेन कर रहा है। तो जब एक सैक्रिफाइस कर रहा है और अगला कोई गेन कर रहा है, व्हाट इट मींस, क्यों यहां पे गुडविल की जरूरत होगी, अब ये बात भी आपको समझनी होगी। कोई नया पार्टनर फर्म में नहीं आया, कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के नहीं जा रहा। 2 पार्टनर थे पहले, एक 50-50 50-50% प्रॉफिट बांटते थे। अब एक बंदा 40% लेगा, दूसरा 60% लेगा। यानी कि फर्म के उस प्रॉफिट में जो कि पास्ट एफर्ट से जनरेट करा जा रहा था फ्यूचर के लिए, पास्ट एफर्ट से जनरेट करा जा रहा था फ्यूचर के लिए, वो तो छोड़ दिया 10%, क्योंकि आपका रेपुटेशन क्या अभी फ्यूचर में बनेगा कि बना हुआ है, उसके बेसिस पे कस्टमर आएंगे। जो पहले बना हुआ उसके बेसिस पे, तो पहले की स्थिति क्या थी? 50-50, तो वो तो सैक्रिफाइस कर रहा है अगला कि भैया हम तो फ्यूचर में 10% कम लेंगे, और वो पास्ट का एफर्ट का है। गुडविल का मतलब क्या है कि जो पास्ट एफर्ट से फ्यूचर जनरेशन होगा प्रॉफिट का, उसका वैल्यूएशन होता है गुडविल में। फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते समय ये बात हमेशा याद रखिएगा, लेते जरूर है पास्ट के बेसिस पे प्रॉफिट, जो पास्ट में प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पे जरूर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में फर्म कितना कमाएगी उसी पास्ट एफर्ट से उसका वैल्यूएशन किया जाता है। और आप अभी देखेंगे जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड आपसे डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन डिस्कस करेंगे, तो आपको यह बात का अंदाजा हो जाएगा कि बेस लिया जाता है पास्ट प्रॉफिट को, लेकिन एंटिसिपेट करते हैं कि 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसा कुछ होता है। ओके, और यदि ऐसा कुछ होता है तो फ्यूचर से रिलेशन हुआ इसका, ठीक है, कि फ्यूचर में जो कमाया जाएगा, अब मान लीजिए कि आप 10% सेक्रीफाइस कर दिए और आने वाले फ्यूचर में उसी फर्म ने कमाना है उसी पास्ट एफर्ट से 5 लाख रुपए, तो 50,000 तो आप छोड़ दिए ना, तो वो कोई तो पा रहा है ना, तो जो बंदा उसको पा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ना, कंपनसेट करेगा ना, जो गेन कर रहा है उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, किसके फेवर में? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी धीरे धीरे और सारी बातें समझ में आ जाएंगी गुडविल के संदर्भ की, लेकिन यहाँ आज हमारा टॉपिक आज का जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। तो गुडविल का मतलब भी आपको हमने समझा दिया, भले ही हमने सेशन के शुरुआत में ही कह दिया था कि गुडविल की थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन कर डाला हमने कि गुडविल होता क्या है। Firm's reputation expressed in terms of money which will be earned in the future on the basis of past, यही गुडविल है। ओके, और इसके वैल्यूएशन करने के कौन से मेथड्स हैं? वो कई मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट और प्रिसाइज गुडविल को वैल्यू कर लेना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और ये ऑलवेज एस्टिमेट पर ही आधारित होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं सबसे पहला जो मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का वो कौन सा है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम कितना कमा रहे थे औसत, और पिछले कुछ वर्षों में हमने एवरेज कितना कमाया, उस बेसिस पर। दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? एक्चुअल जो आप कमाए, एक्चुअल एक्चुअल जो आप कमा रहे हो और नॉर्मल जो आप कमा सकते थे। एक्चुअल में आप कमाए 20 लाख और नॉर्मल बता रहा था कि भैया इस तरह का काम करोगे तो 15 लाख रुपए आप कमा सकते हो, तो 20 में से 15 घटा दो तो 5 तुम्हारा क्या है? वही सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड पर कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होता है ये हम लोग बाद में बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में कैसे होता है ये भी हम लोग बाद में बात करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड पे भी बाद में बात करते हैं। तो एक एक करके सब पर बात करते हैं सर। आप देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 4 बातें हैं। कौन कौन? सबसे पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट,
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है यहाँ पे। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाता है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेज क्या है? वही कि कितने साल फ्यूचर तक हम वो कमाते रहेंगे, औसत लाभ हमारा कितना आया, कि औसतन हम इतना कमाते हैं, तो हम भविष्य में कितना मेंटेन करेंगे उसको, वही गुडविल का वैल्यू है। समझे कि नहीं? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो आपका प्रॉफिट है, टोटल पिछले पास्ट ईयर्स का 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितने वर्षों का प्रॉफिट लिया गया है, और उनको ऐड करके उसको आप डिवाइड कर दीजिए उतने नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? परचेज वही एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, फ्यूचर की बात, कि फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट की बात होती है सर, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? कभी कभी होता यूं है कि प्रॉफिट जो फर्म की दी हुई होती है अलग अलग वर्षों की, उन प्रॉफिट में कुछ एरर्स होते हैं, एरर्स। अब यहां फिर वही कहा जाएगा आपसे, जैसा कि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में हमने आपसे कहा है कि आपको रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और खास तौर से उन अशुद्धियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी एरर्स और ओमिशन के बारे में पता होना चाहिए जो फर्म के प्रॉफिट पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप फर्नीचर खरीदे हो तो उसको आप कहां शो करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, और अगर उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा, तो उतना अमाउंट तो आपको जोड़ना होगा प्रॉफिट में, है ना? और अगर फर्नीचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है तो जो डेप्रिसिएशन है वो घटाना भी पड़ेगा। मान लो कि 1 लाख का फर्नीचर था और उसको हमने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया, और जो भी प्रॉफिट उस साल का है तो उसमें 1 लाख तो जोड़ेंगे, और अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो हम 10,000 माइनस भी कर देंगे, यानी कि 90,000 ही जोड़ें सर। सही बात है? तो उसी प्रकार से अगर कोई एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे रिपेयर्स टू मशीनरी, उसको मशीनरी में डेबिट कर दिया जाए तो गलत है या नहीं है? उतना से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। पार्टनर को सैलरी दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई है, घटाइए, तब ना प्रॉफिट बटेगा। तो वो सब चीजें आपको देखनी होंगी कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है? और अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में, सॉरी आपका एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करते समय आपका इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में जो त्रुटि एरर होती है और ओपनिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में जो एरर होती है, उसका एडजस्टमेंट का समझना आपको बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कम किया गया, उस साल के प्रॉफिट में आप क्या करेंगे? ऐड या लेस? ऐड करेंगे। उसके अगले साल के प्रॉफिट में फिर आप क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक बन गया था, है ना? और वो कम लिखा गया, 1 लाख होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक, और पिछले साल आपने 80,000 रुपए लिखा था, कम लिखा था, तो पिछले साल तो प्रॉफिट आप क्या कर लिए? कम कर लिए। तो उस साल, जिस साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, उस साल 20,000 तो आपको जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट में, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है ना? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको लिखना था 1 लाख, आप लिखे 20,000, तो जीपी तो 20,000 कम हो जाएगा, तो उस साल के प्रॉफिट में 20,000 तो जोड़ दिया है। तो जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो अगले साल तो वो ओपनिंग स्टॉक बन के आया, कितना? 80,000। 20,000 कम ही ना आएगा। तो अभी आपको लिखना था डेबिट में कितना? 1 लाख, लेकिन डेबिट में लिखे कितना? 80,000। तो अब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर जिस साल क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड था, तो वो ओपनिंग स्टॉक बन के अगले साल जाएगा, तो वो भी अंडर स्टेटेड जाएगा, तो उस साल के प्रॉफिट में हमको जोड़ना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। और रही बात ओपनिंग स्टॉक की, कि सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट है, तो सिर्फ उसी साल के एडजस्टमेंट में उसका जिक्र होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर आपका कम है तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट में से माइनस। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? प्लस। याद रहेगी ये बात? तो अगर पास्ट एडजस्टमेंट, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड से अगर आपको करने को कहा जा रहा है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि एडजस्ट करना होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के संदर्भ का एडजस्टमेंट, कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन
तो करंट ईयर के जिस साल उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ उस साल के प्रॉफिट में जोड़ेंगे और अगले साल घटाएंगे। ठीक है, किसी साल अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है तो उस साल के प्रॉफिट में उसको घटाएंगे और अगले साल के प्रॉफिट में जुड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ओपनिंग स्टॉक अगर किसी साल कम हुआ है तो उसी साल के प्रॉफिट में प्रॉफिट को और कम करेंगे, और यदि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर ज्यादा लिखा गया है तो जितना ज्यादा लिखा गया है उतना हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे यानी जोड़ेंगे। इस मेथड में आपको बस करना यह है कि सबसे पहले एडजस्ट करके प्रॉफिट निकालना हर एक साल का अलग अलग। ठीक है, कैसे? अब ये एक सवाल है कि कैसे, तो इसको देखिए कैसे और किस बात का एडजस्टमेंट, इसको अच्छे से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको जादू की छड़ी घुमा दी जाए और बात समझ में आ जाए। लोग समझ लेते हैं ना कि क्रैश कोर्स कर लेने से हम बहुत काबिल हो जाएंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली वो क्रैश कोर्स है। यस, यू विल हैव टू पे टाइम एंड योर अटेंशन। आप कैसे एडजस्टमेंट समझ जाइएगा साहब, अगर आप रेक्टिफिकेशन नहीं जानते हैं तो असंभव। ये सिर्फ एक है कि ओवरव्यू आपको ऊपर ऊपर दे दिया जा रहा है कि बेटा आप एग्जाम में जा रहे हो तो थोड़ा मना समझ लो। हाँ, हम जल्दी जल्दी सब कुछ थु 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 करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ कर चुके। ठीक है, हाँ जी, बात समझ गए ना? तो वैसे होने की चीज नहीं है, आप इसको समझिए। एवरेज, पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की गुंजाइश नहीं है, जरूरत ही नहीं है, दिया भी नहीं होगा। इसमें एक साल का प्रॉफिट है मान लीजिए 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,00,000, फिर तीसरे साल का प्रॉफिट है 75,000। ठीक है, फिर मान लीजिए ये 3 ही साल का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है सर? 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा सर एवरेज? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा जो आया, औसत लाभ, ये पिछले 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट आया 75,000। सही है? अब गुडविल इज इक्वल टू, इसमें क्या कहा जाता है कि गुडविल इज इक्वल टू एपी यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, अब इसको जितना गुना आप बोल दीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये एंटिसिपेशन है कि आप कितने वर्षों तक इस 75,000 को कमाएंगे, अर्न करेंगे। तो अगर 4 साल है तो कितना हो जाएगा? 3 लाख, ये गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। अगर 5 रहा तो 375, बात समझ रहे कि नहीं? 6 रहा तो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर 1.5 रहा तो 75,000 इंटू 1.5 कर जी, ये फ्यूचर एंटिसिपेशन है कि हम ये 75,000 अगले 4 वर्षों तक अर्न करेंगे सर। बिल्कुल होगा, एकदम होगा। अब इसी फंडा पे आपका बेस्ड है एक मेथड, इसी फंडा पे बेस्ड है आपका एक और मेथड जो आपसे पूछा ही नहीं जाता क्लास 11 12 में, लेकिन सीए के स्टूडेंट से उसी से पूछा जाता है, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से। आप जान लीजिए कि ये कौन सा मेथड है, पहले इसी पे आ जाते हैं, और वो है आपका ये मेथड। देखिए एन्युटी मेथड, हम अभी फर्स्ट मेथड पे बात करें ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे सिंपल मेथड, सबसे आसान मेथड, सबसे इजी मेथड, लेकिन एन्युटी मेथड, यही मेथड आपको प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा सर, बताइएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें? अगर हम एन्युटी मेथड पे चले गए तो क्या मतलब है इसका, क्यों एन्युटी मेथड पे गए, वो देखिए और समझिए इस बात को। ये बात बताइएगा मेरे को, आप लोगों, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोगों को ये अंदाजा जरूर होगा कि जब आप क्लास 2, 3, 4 में पढ़ते थे तो उस समय पेंसिल कितने की मिलती थी? कोई अंदाजा? 50 रुपए का। अभी पेंसिल की कीमत कितनी होगी? प्राइस घट गया या बढ़ गया?
जलेबी कैसे मिलती होगी उस टाइम पे? अभी जलेबी कैसे किलो मिलती है? पेट्रोल कैसे मिलता था, अभी पेट्रोल कैसे मिलता है? मतलब पैसे से तो उस समय भी मिलता था, अभी भी मिलता है। बट मेरा कॉमन क्वेश्चन टू ऑल है कि क्या प्राइस लो हो गया या हाई हो गया? यानी कि हम ईयर आफ्टर ईयर क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन करती है। हमने अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या देखा, आप यहां पे देख रहे होंगे कि 75,000 का तो औसत लाभ है। अब 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 हम 4 साल तक कमाएंगे, यही ना? बोलो ना बेटा, है? तो ये 75,000 जो अभी इस साल आप कमाएंगे, चलो ठीक है कि ये 75,000 अगले साल भी 75,000 ही रहेगा कि गिरेगा? गिरेगा, डिक्लाइन करेगा, बट नेचुरल है। बोलो हाँ या ना, गिरने वाला है। तो अब भैया आगे तो और गिरेगा, आगे और गिरेगा, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी डिटेरियोरेट करेगी। तो क्या ये 3 लाख सीधा सीधा फ्लैट हमको 3 लाख मिलने वाला है? हमें बताओ। यानी तो जरूर कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, 3 लाख तो नहीं होगा। तो ये तो एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो एक छलावा हो जाता है। तो इसलिए एन्युटी मेथड लिया गया। हम पहला के बाद सीधे चौथे पे जंप करके आ गए हैं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, क्योंकि वहां भी हमको आपको बताना होता है एवरेज, सिंपल एवरेज, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, जरा फोर्थ मेथड को देखिए और इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपका। आइए देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में करते कैसे, सॉरी एन्युटी मेथड में। और इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। जी हाँ, इसीलिए इससे पूछा जाता है, सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से, सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से पूछा जाता है ये कैलकुलेशन, वार्षिक वृद्धि। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। The profit and losses for the last year are: first year losses 20,000, second year loss 5,000, third year profit 1,96,000, and fourth year profit rupees 1,52,000. The average capital employed in the business is rupees 4 lakh. The rate of return expected from capital invested 12%. The remuneration of partner is estimated to be rupees 2,000 per month. The value of goodwill on the basis of 4-year purchase of super profit based on annuity of the 4 years. Take discounting rate 10%. अब देखिए ये सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी कह सकता है निकालने को, और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे भी। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब तो आपको अभी बता रहे थे, थोड़ा सा बताया, पूरा नहीं बताया, बट यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ लीजिए। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हम एक्चुअल कितना कमाए, एवरेज, ठीक है ना? 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 3 वर्षों में, अगर नहीं है तो इस साल कितना कमाया हमने, एक्चुअल अर्निंग प्लस एक्चुअल अर्निंग प्लस या माइनस, माइनस, प्लस नहीं करने का। एक्चुअल अर्निंग में से आप माइनस करिए ऑलवेज। किस अर्निंग को? जो आप नॉर्मली कमाते, एंटिसिपेटेड रिटर्न जो होता कि भाई इतना कमा सकता था एक बंदा और आप कमाए उससे ज्यादा, तो जितना ज्यादा कमाए वो सुपर प्रॉफिट। आपसे किसी ने कहा कि भैया ये बिजनेस करो, 10 लाख रुपए लगाओ, आपको रिटर्न 20% मिलेगा। आप बोले लो भैया 10 लाख लगा दिया, ठीक है, बिजनेस शुरू कर दिया, तो आपका रिटर्न कितना आना चाहिए था नॉर्मल, बताइए? 2 लाख। लेकिन अगर आपने 2,20,000 कमा लिया तो वो 20,000 क्या है? अब सुपर प्रॉफिट का 5 गुना गुडविल है। ऐसा सुपर प्रॉफिट मेथड में होगा, जो कि सेकंड मेथड हमने लिखा हुआ है अभी। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल निकल आया। क्लियर है? यहां एन्युटी के बेसिस पे या तो एवरेज प्रॉफिट पर कहेगा निकालने को, या कहेगा सुपर प्रॉफिट पर निकालने को। अब ये एज द केस में भी वाली बात है, क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा करेंगे हम। यहां सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और भी टेक्निकली थोड़ा सा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसमें बच्चे ट्रैप होते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस वन इन माय पीडीएफ। ओके, और आप वैसे मैराथन वीडियो आप पार्टनरशिप की है, उसमें आप देखेंगे तो इसकी डिटेल डिस्कशन भी उसमें है। अदरवाइज यहाँ तो हम आपसे करेंगे ही एकदम बॉटम से टॉप तक की डिस्कशन, ठीक है ना? उससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे अभी होने वाला है। बस बात को समझिएगा, 1 रुपया आज 1 रुपया है, कल 10% अगर गिरेगा तो कितना हो जाएगा? तो हम एन्युटी का वैल्यू निकालेंगे,
ठीक है ना, और एन्युटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कैलकुलेटर ट्रिक क्या है कि कैलकुलेटर आपको यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 आफ्टर डॉट डॉट ईयर, तो कितने साल बाद, 4 ईयर 5 ईयर जितना भी ईयर हो। स्टेप 1 आप क्या कीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना है 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा। आ गया, पहला काम कर लिया हमने, ये कैलकुलेटर पे करने का है। क्योंकि देखिए फाउंडेशन वाले बच्चों को कैलकुलेटर अलॉट होता है, इंटरमीडिएट वाले बच्चों को कैलकुलेटर अलॉट होता है, और उनको मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं, अकाउंटिंग की टेस्ट ली जाती है उनसे। तो इतना उन लोगों को सॉफ्ट कॉर्न दिखाया जाता है कि भैया आप अगर आप जानते हो, दिमाग है, तो आप कैलकुलेटर यूज करके कम समय में पहले आप मैथमेटिकल सॉल्व कर लो, और अकाउंटिंग वाले के लिए तो टाइम आपके पास दिया ही गया है। इसलिए कैलकुलेटर पर ही ये काम करना है और कैलकुलेटर पर ही इसको सीखना है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्रेस इज इक्वल टू बटन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। अब जितना साल है, 1 साल 2 साल 3 साल, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, 4 बार दबा दिया अगर 4 साल है, 5 बार दबा देंगे अगर 5 साल है। स्टेप 3, प्रेस जीटी बटन, यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, बस आपको निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक है एन्युटी मेथड से निकालने का, कि ₹1 जो आपका है वो गिरते जा रहा है, किस दर से गिर रहा है, 10% की दर से गिर रहा है। तो 10% से दर से गिर रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 किया, अगर 15 होता तो 15% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 115 हो जाता, 1 प्लस, हाँ करते चले जाएंगे, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जब मिल गया तो काम खत्म। उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नाउ मल्टीप्लाई इट विद ईदर एवरेज प्रॉफिट और बी सुपर प्रॉफिट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसको आप या तो पिक ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप फोटो खींच लीजिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जज करके बताइए कि क्या इतना नियर बाई आपका आ रहा है, हाँ या ना। अगर नहीं तो आपका डिफरेंस कहां आ रहा है। ओके सर, ले लिया। इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग अभी? कैलकुलेटर है आपके पास? एक के पास भी होगा तो काम हो जाएगा। देखिए लॉस है 20 और 5, 25 का लॉस है, एक 96 का 25 प्रॉफिट है, और एक 52 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो माइनस में क्या है, -20, -5, 196 प्लस 152 प्लस, तो चलिए इसको निकालिए, तो कितना आता है पहले, -25 माइनस में है सर, ₹3,23,000 आ रहा है। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4 लाख। 48K आ रहा है। अभी ठहरिए, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 12%, ये तो नॉर्मल रिटर्न आपको 48 के आना चाहिए, है ना। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹2,000 पर मंथ, तो 24,000 तो रेम्यूनरेशन हो जाएगा, तो 24,000
माइनस करना होगा। हाँ, एवरेज नहीं निकाला था ना अभी, 323 तो टोटल लिया था ना, 323 का पहले एवरेज निकालिए। 3,23,000 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है? कितना आता है? 3,23,000, 80,000, उसमें से 24,000 घटा दीजिए सभी पार्टनर का रेम्यूनरेशन। अब कितना आता है? 56,750 कर रहे हो आप लोग तो बिल्कुल सही तो कर ही रहे हो। 56,750 ये आपका कौन सा प्रॉफिट आया? एक्चुअल, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल कितना था? तो 48,000 में से आप घटा दो, सॉरी 56,750 में से आप ये माइनस कर दो। यही आपका एसपी है। लेकिन अब सवाल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए क्या कहा हमने? हाँ, 1 प्लस आई। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है जी। और एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 3.790 आ रहा है। नहीं नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 होगा। हाँ, तो एक का 1 प्लस आई, 1 प्लस आई है। हम्म, ₹27,736 एग्जैक्ट तो आ रहे। हाँ, कैसे किया वो भी देख लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 इक्वल टू बटन दबाएंगे, 2 3 4, 4 बार दबाया, जीटी बटन 3.16 इंटू 8,750 सुपर प्रॉफिट आ तो गया। अब इसको करके दिखाएं, कैमरा यहाँ नजदीक आए तब तो, या हम कैमरे में घुस के बताएं तभी हो पाएगा ना। अब उस साइड आना होगा मेरे को, करके दिखाएं। देखिए, सबसे पहले सब क्लियर कर लीजिए पहले। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो गया। 4 ईयर था इसलिए 4 बार। 4 बार के बाद आता है 0.6830, ठीक है। आ रहा है आपका 0.6830 आ रहा है मेरे तो, पता नहीं आपका कैलकुलेटर आ रहा है। अब जीटी बटन प्रेस करने का 3.169, अब इनटू जो हमारा सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जिस पे कहे, तो इनटू सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया स्क्रीन पे देखेंगे, 8,700
50। 27,000 देखिए क्या है। अरे दिख गया सर। तो ये एन्युटी मेथड से सीए फाउंडेशन के बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, हाँ, क्लास 12th में भी पूछा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। समझ में आया कि कैसे करना है। ये 1.1 क्यों किया हमने, क्योंकि 1 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस आई करना है उसका, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट वही डिस्काउंट रेट, ठीक है सिंपल। क्लियर हो गई बात। अब यहां से हम वापस चले पीछे। पीछे एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आपसे डिस्कस करा, और बल्कि कर रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे थे ना सर आपसे। क्लियर है ये वाला पॉइंट, बोलिए। अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या है ये भी समझ लीजिए। ईयर अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे 2015, 16, 17, 18, इस तरीके से 4 वर्ष दिए हुए। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दे सकते हो आप। तो 15 में प्रॉफिट है मान लीजिए 1,50,000 रुपए का, ठीक है। 16 में लॉस है 20,000 रुपए का। लॉस होगा माइनस में देगा या ब्रैकेट अंडर लिख दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। 17 में फिर प्रॉफिट है 2,25,000 का। 18 में भी प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, ठीक, ओके। अब एडजस्टमेंट्स करना है आपने, एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स क्या होगा, या तो प्लस होगा इसमें या फिर माइनस होगा। तो आपको यहां पर फिर प्लस या माइनस करके क्या लाना है, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी आ जाए, बोलो। तो जो भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आएगा चारों वर्षों का, उसको अब आप टोटल करोगे। ये हर साल जिस साल एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं रहेगा नहीं करेंगे। अब क्या जुटेगा क्या घटेगा ये डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये सिंपल सा मैटर है समझने का, कि जो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया उसको अब हम बढ़ा देंगे, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाए हुए अननेसेसरी उसको हम आइटम को घटाएंगे। अब सैलरी दिया था हमने, लेकिन सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा ही नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं, तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। अभी रेम्यूनरेशन था पार्टनर का तो 2,000 रुपया था ना, तो 24,000 रुपया घटाए थे कि नहीं घटाए थे, घटाया था ना भाई साहब। तो देखो जो भी टोटल आया उसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ कितने साल का प्रॉफिट 15, 16, 17, 18 का लिया गया है। अब ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा, अब फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह ही करेंगे। हाँ, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल निकल आ जाएगा। अब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसमें वेटेड एवरेज भी एक होता है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, बस देखिए यहीं पे समझना, यहीं पे सिंपल एवरेज समझे थे। अब उसमें क्या देता कि नहीं हम हर साल के प्रॉफिट को अलग अलग भार देंगे, किसी साल का प्रॉफिट जो है वो बाहुबली है। अब देखो ना, यहां तो भैया पता चला कि कटप्पा है, माइनस में 20,000, लेकिन नीचे आए तो पता चला 2018 में 3 लाख हमारा प्रॉफिट बाहुबली बना हुआ है, सही है ना। यहां बाहुबली पानी में, मैंने हर साल का अलग अलग स्टेटस है, तो हर साल के प्रॉफिट को एक तराजू में ना तौल करके वहां क्या किया गया कि हर साल के प्रॉफिट को वेट दे दिया गया। तो प्रॉफिट को वेट दिया गया एक, तो लॉस को भी वेट दिया जाएगा क्या, लॉस में वेट नहीं होगा, याद रखिएगा। अब वेट कौन देगा, आप नहीं देंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, समझे। मान लीजिए कि दूसरे साल के प्रॉफिट को देता है वेट 2, लेकिन यहां है लॉस, तो यहां लेंगे ही नहीं, ठीक है। तीसरे साल के प्रॉफिट को वेट दिया 3, तो 3, चौथे साल के प्रॉफिट को वेट दिया 4, तो 4 कर देंगे, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट नहीं देगा, और अगर एडजस्टमेंट दे दिया तो फिर यहां नहीं लेंगे,
तब कहां लेंगे भाई कि एडजस्टमेंट भी है और उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट भी है या लॉस है, तो वेट से मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे 1। हाँ 2 में तो लॉस था, अगर लॉस ही आ रहा है, अभी भी लॉस आ रहा है, तो फिर वेट नहीं लेंगे। लेकिन ये लॉस था, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कि 50,000 जोड़ना पड़ गया हमको, मान लो यहां जोड़ना पड़ गया, तब तो प्रॉफिट आ जाएगा ना 30,000। 50,000 आप लॉस था, 20,000 लॉस था, 50,000 उसमें आप प्लस कर रहे हो, तो क्या होगा? ये माइनस में था, आप प्लस कर रहे हो, तो क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ वेट है 1, दूसरे साल का वेट है 2, तीसरे साल का वेट है 3, चौथे साल का वेट है 4। तो अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट वैसे नहीं निकलेगा, इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है? लॉस को वेट से मल्टीप्लाई किया ही नहीं जाएगा सर। हाँ, और भी माइनस में रहेगा। हाँ, वेट कैसे दे सकते हैं? वेट तो हम किसको दे रहे हैं? वेट दे रहे हैं हीरो को, वो है विलेन। कहां प्रॉफिट और कहां लॉस, समझ रहे हो दोनों में अंतर? तो देखो अभी क्या करना है यहां पे, इसके बाद प्रोडक्ट निकालना है। देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताना। 1,50,000 का प्रॉफिट था, जो भी एडजस्टमेंट किया, मान लो 1,70,000 आता है प्लस माइनस करके, तो इंटू 1 करेंगे तो प्रोडक्ट मेरा कितना आ जाएगा? 170। यहाँ 30,000 गुना 2 है तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो इस तरीके से सोफार करने आएगा कि नहीं करने आएगा? तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और टोटल ऑफ वेट लेना होगा अब आपको, टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट कितना था? तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। अब इसका टोटल करोगे टीपी, तो टोटल प्रोडक्ट बटा टोटल वेट। तो अब आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैप, ठीक है ना? अब इस वैप को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वहीं पहुंच गए घूम फिर के। तो देखो इसको समझो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम यहाँ पे ऑलरेडी 4 क्लास बांटा हुआ है हमने। पहला सिंपल, समझ गए होगे सिंपल, दूसरा एडजस्टेड, तीसरा सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, अभी निकाला था ना, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब 1 2 3 4 वेट था, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ये मालूम ही आ गया कि जितना मेरा प्रॉफिट है एडजस्टेड, उसको वेट से मल्टीप्लाई करते जाना अलग अलग। समझ गए बात को? तो जब तक प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है? कोई क्रैश कोर्स में तुमको गिलास में घोर करके पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर्ची जला करके और घोल करके उसको कप में कॉफी के साथ पिला देगा, तुम्हारा क्रैश कोर्स कंप्लीट। ऐसे नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। किताब पढ़ के कोई साइकिल चलाना ना सीखा आज तक। हाँ सीखा है कोई क्या? हमको तो नहीं मालूम भाई, हम भी साइकिल गिर पड़ के ही सीखे थे। अब पता नहीं दुनिया में कोई पेट के माए के पेट से पैदे होकर के आता हो कि भाई ना हम तो साइकिलिस्ट पैदे हुए। हाँ हम तो बिल गेट्स थे ही, हाँ। तो उसका कोई जवाब नहीं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? बहुत सिंपल है, देख लो, खत्म हो रहा है टॉपिक तुम्हारा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस, बात खत्म। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि कितना कैपिटल लगा हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है कि टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटी घटा दे तो हमारा कैपिटल पता चल जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे। या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व फंड प्लस प्रॉफिट क्रेडिट, ये भी हमारा कैपिटल इंप्लॉयड ही कहलाता है। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का। क्लियर है? पीयूष इधर आपको दिख रहा है? अभी एक मेथड और क्या बचा हुआ था? हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड भी कर ही लीजिए, उसमें भी कुछ खास बात नहीं है, एकदम सिंपल और सरल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ले, एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। हाउ डू डिराइव? जस्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट, तो इसके बारे में डिटेल लिखने की कोई जरूरत है?
पानी की बोतल कहीं की रखो। एवरेज प्रॉफिट इन 200 डिवाइडेड बाय एनआरआर मतलब क्या हो गया? गुडविल खत्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इन 200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। तो यही तो गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिफरेंट मेथड था, और आज हम लोगों ने इतना ही करना था। आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।